नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे बनाऊंगा। मेरी जो एक्सपीरियंसेस रही हैं, नॉट फॉर द कंसल्टेंसी बट जो मेरी शुरुआत से जर्नी रही है, मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 12th पास हूँ। मेरी जो हाईएस्ट एजुकेशन है दैट इज़ 12th पास ओनली, एंड वाट एवर आई हैव डन टिल टुडे वह मेरे उसी एजुकेशन का परिणाम है। यह वीडियो खासकर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो न्यू कमर्स हैं या फिर ऐसे टीचर जो कई बार सर्च कर रहे होते हैं पाथवे की बिजनेस कैसे करूं मैं। एंड मेन पार्ट उन टीचर के लिए भी है कि जिनको लगता है कि वह शुरुआत कैसे करें। कई बार रेज्यूम अप्लाई करने के बाद भी वह बार बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि क्या कैसे हो रहा है। कई बार कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छी कोचिंग में होते हैं, लेकिन उस कोचिंग में जाने के बाद भी वह कई बार पॉलिटिकल सिस्टम के चलते या किसी भी तरह से निकल जाते हैं वहाँ से और बाद में बहुत पछताते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। भाई देखो, मैं 2016 में जब मेरा 12th कंप्लीसन हुआ था जस्ट, तो मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। आई गॉट 825 रैंक, दैट्स इन यूपी। और उसके बाद फिर मैं लगातार अपने सेलेक्शंस के लिए, काउंसलिंग के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना, और उस समय तक मेरे पिताजी थे। फाइनली मुझे मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ और दिसंबर तक जाते जाते मेरे फादर एक्सपायर करते हैं। सो बिफोर दिसंबर मेरा प्लान तो डॉक्टर बनने का था, बिकॉज आई वाज इन मेडिकल कॉलेज। और आफ्टर दिसंबर मेरा माइंड एकदम ब्लैंक था कि अब मुझे करना क्या है। मैं गया आगरा मथुरा के चप्पा चप्पा छाना मैंने, और फाइनली मुझे मथुरा में एक ट्यूशन क्लासेस में जॉब मिला। रात को मैं ट्यूशन क्लासेस करता था और सुबह में रात को मैं हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहा था और सुबह में ट्यूशन क्लासेस करता था। बट कहीं ना कहीं वह 7-8 हज़ार 10 हज़ार का जो मामला था ना, वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे किसी के थ्रू पता चला Indeed.com के बारे में। अब Indeed में मैं 6 महीने तक लगातार अप्लाई किया। मीन्स 6 महीने तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। As I don't having any number, any consultant number, because I was not attached to the NEET and JEE at that time. I was just like a home tutor because I was only 12th pass, and 12th pass किए भी 1-2 साल हुए थे, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा था मार्केट में। और 8-10 हज़ार हॉस्पिटल और ट्यूशन को मिलाकर मिल रहा था, जो कि मेरे घर के लिए सफिशिएंट नहीं था। लगातार अप्लाई किया तो सबसे पहला मुझे ब्रेक मिला। मनीष गुप्ता सर सुपर 30 चलाते हैं दिल्ली के। उन्होंने मुझे कॉल किया रात को अचानक कि कल से आपको आना है और लक्ष्मणगढ़ सीकर के पास में मोदी यूनिवर्सिटी है, लड़कियों का कॉलेज है, एंड आपको क्लासेस लेनी है। सर ने पूछा तुम क्या हो? मैंने कहा सर मैं MBBS क्वालिफाइड हूँ। झूठ था, ऑब्वियस है, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में था मेडिकल कॉलेज में। तो बट मैंने उनसे बोल दिया कि मैं सर MBBS हूँ। उसके बाद सर ने मुझे बुलाया। तो सबसे पहला पार्ट यह है डियर फ्रेंड कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो लगातार अप्लाई करते रहिए। यह सोचिए ही मत कि रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, क्योंकि कई बार आपके CV नहीं शॉर्ट लिस्ट होते। भाई इतनी CVs होती हैं। मैं एज अ कंसल्टेंट हूँ, मैं कभी किसी की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा ही दूंगा। मैं नहीं देता, इसलिए मैं किसी से कोई एडवांस नहीं लेता भाई। सबसे पहला पार्ट, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर जॉब सर्च कर रहे हैं, तो भाई आँख बंद करो और अप्लाई करते रहो। जैसे मैं एज अ कंसल्टेंट, मेरे पास आपने CV भेजा, आँख बंद, भाई CV भेजा, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पे गए, आज देखा जॉब यहाँ का है, अप्लाई कर दिया, कल देखा जॉब यहाँ पे है, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है। एक बार आपने CV भेज दिया है ना, अब आपको सिर्फ लोकेशन भेजना है कि अप्लाई एट दिस लोकेशन। और हमेशा अप्लाई ऐसे जगह पे करना है जहाँ पे आपकी सैलरी 10-20 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस आ रहा हो। दैट मीन्स कि 15 से 20% का इंक्रीमेंट, 20% से ज़्यादा इंक्रीमेंट मार्केट जनरली देता नहीं है। आपकी CV शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। सो आई जस्ट गो टू द मनीष गुप्ता। अब क्योंकि 10 हज़ार पा रहा था, 10 हज़ार में मुझे अपना घर चलाना है, 10 हज़ार में मुझे मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भरनी है, 10 ही हज़ार में मुझे अपना हॉस्टल का फ़ीस भरना है। तो मेरे पास जो क्लोथिंग थी वो उतनी बेस्ट नहीं थी। मैं उनके पास गया और जनकपुरी में मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया। अब बायो तो ब्लैंक था मेरे दिमाग से, बट इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं सामने वाले को हैंडल कर सकता हूँ। दैट कॉन्फिडेंस वॉज फ्रॉम फर्स्ट डे इन माई माइंड कि मैं सामने वाले को कर सकता हूँ। वो फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने बोला ठीक है आपसे कुछ पढ़ाओ। मैं रात को 7-8 बजे तक पहुँचा था। उनको सुबह एनी हाउ 9-10 बजे तक क्लास लगानी थी, तो दैट मीन्स कि उनकी मजबूरी थी, मेरे अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये मुझे उस समय नहीं पता था, आगे चल के पता चला।
और मैं जो कपड़े पहने थे तो वो नीचे से मेरा जो पैंट था वो फटा हुआ था, तो उन्होंने अपने एक, क्योंकि उनका हाइट वगैरह मेरे से सिमिलर है, उन्होंने अपना एक कपड़ा निकाला, बोला ये लो रेमंड के कपड़े हैं और ये ऑफिशियल कपड़े होते हैं, तो उन्होंने अपना पैंट शर्ट दिया मुझे और बोला वो तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, दैट मीन्स तुम MBBS नहीं हो, रियल बताओ क्या हो। मैंने कहा सर मैं 12th पास हूँ और अभी फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज में हूँ। सर ने कहा यार मैं फंस गया तुम्हारे इसको देख करके, मैं तुम्हारे पे केस करूँगा क्योंकि तुमने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था। खैर जाओ, लेकिन कॉलेज भी अच्छा करना। देन आफ्टर आई रीच टू द मोदी यूनिवर्सिटी, और आप समझिए कि मैं पहली बार किसी कॉलेज में जा रहा हूँ नीट और जेई को पढ़ाने। मेरी पहली क्लास है नीट जेई की, और पहली क्लास में मिलती हैं सिर्फ लड़कियाँ, और वो भी ऐसी लड़कियाँ जिनकी एनुअल इनकम, जिनके घर वालों की मिनिमम 40 से 50 लाख है, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ के मोदी यूनिवर्सिटी में सभी लोग पढ़ा भी नहीं पाएंगे अपने बच्चों को। और मुझे उनको बताना है कि आई एम एक्स आकाश, क्योंकि नीट के लिए आकाश का जवाब ना ले लेते हैं तो फिर आकाश का नाम भारी पड़ जाता है। एंड आई हैव टू टीच हिम, और मुझे पढ़ाना भी क्रैश कोर्स है। अच्छे अच्छे टीचरों की बैंड बज जाती है, मैंने देखा है। जैसे ही मैं नाम लेता हूँ भाई क्रैश कोर्स पढ़ाना है, 2-3 साल पढ़ाए हुए टीचर की बैंड बजती है। एंड आई वॉज जस्ट फ्रेशर, मैं गया वहाँ पे पढ़ाना मुझे कुछ आता नहीं था। रास्ते भर मैं यह सोचते हुए गया था कि उन्होंने बस पकड़ा दिया था वहाँ पे, डायरेक्ट सीकर के लिए बस जाता है और फिर सीकर से लक्ष्मणगढ़। अभी भी मेरा रिलेशन मोदी यूनिवर्सिटी से है वहाँ पर, क्योंकि मैं प्लेसमेंट वगैरह का भी, बाकी वर्कआउट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता रहता हूँ। सो वहाँ पर मैं पहुँचा, क्लास के अंदर इंटरव्यू रात भर जाग कर आया हुआ था बस से ट्रैवल करके। पता चला बच्चे भगवान भरोसे हैं इनको बायो का भी नहीं आता। मैंने कहा बस बहुत अब मेरा 1 हफ्ते यहाँ पे निकल जाएगा। और पर डे के सर ने मुझे 4000 रुपये बोले थे। 7 दिन मैंने क्लास लिया, मेरा बम्पर वो आया था फीडबैक, क्योंकि मैंने 7 दिन में कुछ नहीं पढ़ाया था। मैंने सिर्फ उनको NCERT रिवाइज कराया था, वो भी NCERT देख करके लाइन बाय लाइन मैंने रिवाइज कराया। देन आफ्टर अगेन आई बैक टू द माई नॉर्मल जॉब। और फिर मुझे पार्ट टाइम के लिए 2 दिन के लिए मुझे मनीष गुप्ता सर के यहाँ जॉब उस समय मिल गई थी। और अब जाके मैं पहली बार IIT JEE नीट के टीचरों के संपर्क में आया था, जो भी वहाँ पे टीचर्स थे। तो यहाँ पे पार्ट यह है भाई कि जब भी आपको कुछ पढ़ाने का मौका मिले, पढ़ाओ। तुम्हें नहीं पता है कि नेचर ने तुम्हारे लिए क्या प्लान किया है, कभी नहीं पता होता आपको। सो क्या है कि मुझे जैसे क्रैश कोर्स बोला गया, मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे उस समय मेरे पास कुछ लूज करने के लिए था नहीं। मुझे यह अच्छे से आइडिया हो चुका था कि मेडिकल की डिग्री तो मेरी होनी नहीं है, बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली इकोनॉमिकली। एंड 5 साल तक मैं अपने फैमिली को भूखा नहीं रख सकता भाई, जिंदा रहूँगा तब तो पढ़ूंगा। एंड ट्यूशन और बाकी चीज़ों से मेरा खर्चा चलना नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल मिला लगे 3-4 हज़ार रुपये मिल रहे थे, 6 हज़ार ट्यूशन के, 10 हज़ार में मैं काम कर रहा था। सो कुछ भी लूज़ करने के लिए नहीं था। अब बहुत सारे हमारे पास टीचर आते हैं, क्या है ना कि उनको पेरेंट्स का इतना सपोर्ट होता है कि सर नहीं, मैं मुंबई में नहीं जाऊँगा, मैं नागपुर के फलाने जगह के फलाने डिस्ट्रिक्ट के फलाने गांव में ही जाऊंगा, वरना मेरे पापा नहीं अलाउ कर रहे हैं। अबे पापा बॉय, तो ज़िंदगी भर राहुल गांधी रह जाएगा, ज़िंदगी भर राहुल गांधी ही रह जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि राहुल गांधी इज़ फनी पर्सन, इन द सेंस कि राहुल गांधी को सोचो यार, एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला कांग्रेस का। ठीक है आज मतलब मजाक हो गया, अदरवाइज कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके सामने खड़े होने में लोगों की बैंड बज जाती थी। ऐसी पार्टी का मिलना और उस पार्टी का बैंड बजा देना कांग्रेस में ये राहुल गांधी जी ही कर सकते थे, क्योंकि राहुल गांधी जी के पास ग्राउंड नॉलेज नहीं है। वह भी उसी टाइप के लड़के हैं कि नहीं मेरे मम्मी डांटेंगे अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो। सो आप IIT की डिग्री ले लोगे, इससे बहुत बड़े नहीं बन जाओगे जब तक आपके पास ग्राउंड नॉलेज नहीं आएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि जिस तरीके से मुझे मौका मिला, अगर आपको भी कभी मौका मिले, जाओ, बेझिझक जाओ। आपको नहीं पता ना बच्चों का क्या लेवल है, एक बार खड़े तो हो। इतना होना चाहिए कि हैंडल करने आना चाहिए। कोई भी बच्चा क्वेश्चन पूछता था, मैं तो गूगल बाबा का इतना खतरनाक यूज़ करता था, उतना खुद गूगल आके नहीं कर सकता, इतना खतरनाक मैंने यूज़ किया था उस समय। बच्चा बोल रहा है इधर टाइप, ठीक है। सो देन आफ्टर जैसे टीचर संपर्क में आए, उसके बाद उन्होंने मुझे अवंती के बारे में बताया। अवंती एक ऐसा कोचिंग मेरे लाइफ में है कि जिसने बोल दिया 1 तारीख को सैलरी मतलब 1 तारीख को सैलरी, उसकी सैलरी आज तक 2 हुआ ही नहीं। संडे है तो 31 को आ जाएगा या 30 को आ जाएगा, फेस्टिवल है तो 31 या 30 को आ जाएगा, अदरवाइज 1 तारीख मतलब 1 तारीख। तो मोस्ट स्टेबल जॉब। और पहला ब्रेक जो मुझे मिला था अवंती। अब समझिए, मैं क्लास 6 तक यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, क्लास 6 to 12th मैं CBSE बोर्ड से पढ़ा हूँ। तो मुझे बायो पता था, जीव विज्ञान नहीं पता था।
और मुझे पहला चांस अवंती में जो मिल रहा था वह मिल रहा था जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए, दैट मीन्स बायो, वह भी हिंदी में। अब सबसे पहले अवंती में लगातार फिर 2 महीने 3 महीने अप्लाई करता रहा बहुत सारी कंसल्टेंसी के बाद। तो मुझे पता भी नहीं है कि अवंती में मेरा किस कंसल्टेंट ने लगवाया, क्योंकि मेरे पास किसी कंसल्टेंट का कॉल नहीं आया था। बट मैं आंख बंद किया, IIT JEE नीट वालों ने जो टीचर थे जितने भी कंसल्टेंसी के नंबर दिए, मुकेश यादव, दुष्यंत गुप्ता, शालिनी यादव और जितने भी थे, मतलब मुकेश कोई चौहान वगैरह सब थे, तो जितने भी लोग थे मैं आंख बंद करके बस CV भेज दिया, लोकेशन लिख दिया, CV भेज दिया, लोकेशन लिख दिया। 2 महीने 2.5 महीने बाद मेरे पास अवंती का कॉल आया कि किसी कंसल्टेंट के थ्रू आपका CV मुझे मिला हुआ है। अब कंसल्टेंट मिलता तो मैं उनको पैसा देता, मुझे तो पता ही नहीं चलता कंसल्टेंट। उसके बाद उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। मेरा एक दोस्त है वो भी MBBS कर रहा था, अतुल, तो उससे मैंने टेस्ट दिलवाई अपनी, वो क्वालिफाई कर गया, क्योंकि उसके दिमाग में उस समय बायो पूरी थी, मेरे दिमाग में नहीं थी। फिर मुझे ऋषि सर ने जयपुर में बुलाया और वहाँ पे मेरा डेमो लेने के लिए। मुझे यह कॉन्फिडेंस था कि मैं डेमो निकाल सकता हूँ, लेकिन अब वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने डेमो नहीं लिया, उन्होंने क्वेश्चन रख दिया सामने, बोर्ड पे क्वेश्चन रख दिया, बोला आप क्वेश्चन के जवाब दो। नो, मुझे एक भी जवाब नहीं आता था। मैंने 1-2 जवाब सही दिए। उसके बाद फिर मैं उनको ना बात करने के फ्लो में लेके चला गया। मैं उनसे पॉलिटिक्स की बात करने लगा, मैं उनसे मोदी जी की बात करने लगा उस समय पे भी, और मैं उनसे बात करने लगा ये वह स्वामी नारायण वगैरह जो नहीं है, क्रिस्कॉन, क्योंकि वह चुड्डी पहने हुए चोटी था उनका और तिलक लगाए हुए थे, तो मैंने उसकी बात करने लगा। मुझे लगा कि मैं उनको बहका गया। बाद में 1-2 साल में जब उनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं अभिषेक, तुमने मुझे बहकाया नहीं था, तुम्हारी जगह पे कोई एक मैडम आई हुई थी, लेकिन वो इमीडिएट ज्वाइनिंग नहीं कर सकती थी, तुम इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते थे, इसलिए। मेरा उस समय 6 LPA का पैकेज लगा और मैं आंख बंद करके मैं ये जान चुका था कि अब मेडिकल कॉलेज में मैं दोबारा कभी रिटर्न नहीं हो सकता। मैंने झोला उठाया और चला गया। वहाँ पे भी मुझे वही बच्चे वही मिले, गधे सब, जिनको हिंदी में पढ़ाना था। रात को हिंदी में पढ़ा के आता था और सुबह उनको हिंदी में पढ़ा देता था। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने कई बार टीचरों को देखा है कि वह लैंग्वेज को लेकर बैरियर रखते हैं। भाई अगर आप टीचर हो तो आप बैरियर नहीं रख सकते। बहुत सारे टीचरों को देखा है कि वो फ्रेशर ही टीचर हैं, मतलब उनको साल भर भी पढ़ाया नहीं हुआ, नहीं सर मैं क्लास 8, 9, 10 को नहीं पढ़ा सकता, तो फिर आप चूती हैं, आप टीचर नहीं हो सकते। आप बेहद चूतिए टाइप के पर्सन है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट रैंकर चाहिए, अगर आपको टॉप 100 रैंकर चाहिए, तो वह IIT JEE नीट का बच्चा मैक्सिमम चांस है कि क्लास 8 से आए। इसलिए जो बड़े टीचर होते हैं, बहुत बड़े टीचर जो करोड़ों में पैकेज पाते हैं, वह 8, 9, 10 के उन बच्चों का क्लास लेते हैं जिनका लेवल बहुत अप होता है, ताकि उनसे रैंक निकाल सके। और ये जो एटीट्यूड है ना कि नहीं मैं हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा सकता, या फिर मैंने कभी पढ़ाया नहीं, या फिर मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकता हूँ, मैं सिर्फ 11, 12 पढ़ा सकता हूँ, ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलकर भी ख़त्म हो जाती है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखो। मैं अगेन एक ही चीज़ बता रहा हूँ मित्र कि कई बार लाइफ आपके लिए ना ऐसी चीज़ों को चूज़ किया होता है जिसके बारे में आपको खुद ही नहीं पता होता है। देन आफ्टर आई जस्ट गो टू द अवंती, और अवंती में मैंने जॉब किया। फिर वहाँ से मुझे बहस हो गई मेरी, और अवंती का जॉब मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि मैं अब ज़िंदगी भर अवंती में ही रहूँगा। मैं अपने लाइफ में अवंती के अलावा कभी किसी कोचिंग के बारे में उस समय 2017-18 में सोचा ही नहीं। मैंने कहा इसी टाइम पे इसी कोचिंग में रहना है मुझे लाइफ टाइम। लेकिन अब मेरी आदत थी कि मनीष गुप्ता सर के यहाँ 2 दिन का मैं जॉब करता था, और हमारे जो चारों टीचर थे, मैं था, आशीष सर थे, नवीन सर थे, और एक फिजिक्स के, अब उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, तो वो थे। और इन सभी में मेरा और नवीन सर का फीडबैक सबसे ऊपर आता था। मतलब टीचर डे पे जब बच्चों का पार्टी वगैरह हुआ तो मैक्सिमम बच्चों ने बोला था कि मुझे अभिषेक सर के जैसा बनना है। मैंने वहाँ पे प्रचार किया था कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो देन आफ्टर आई जस्ट मूव टू द साइन इंस्टीट्यूट, क्योंकि नवीन सर ने मुझे जस्ट थ्रेट दिया, धमकाया कि मैं अवंती को बता दूंगा कि तुम मनीष गुप्ता सर के यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हो। मैंने कहा ठीक है बता दो, तुम क्या बताओगे, मैं बता देता हूँ। मैंने अमन को कॉल किया, जो कि हमारा सेंटर हेड था, कि सर मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ सुपर 30 में। तो उन्होंने, अमन सर ने बोला आप रिज़ाइन दे दीजिए। मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला, मैंने रिज़ाइन दे दिया और मैं चला गया लुधियाना में साइन इंस्टीट्यूट में, जहाँ मुझे सौरभ सर के अंडर में पढ़ाने का मौका मिला, और फिर मेरी सैलरी इंक्रीमेंट भी अच्छी खासी हुई। वहाँ पे एक चीज़ था, वहाँ पे माई आलम सर जैसे टीचर थे जिनको आप वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पे दीपक सर फिजिक्स में थे, और मतलब ऐसे टीचर थे वहाँ पे जिनकी सैलरी 30-40 लाख। अब मुझे लगा ओह 30 लाख भी सैलरी होता है क्या। अब मेरे दिमाग से अवंती का बुखार उतर गया। अभी तक मैं पछता रहा था कि मैंने नवीन सर से झगड़ा क्यों किया। अब मुझे खुशी हो रही थी कि मैंने नवीन सर से झगड़ा किया। सर
लाइफ में कभी कभी ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसे निगेटिविटी होती हैं जिसका रिजल्ट सिर्फ भगवान को पता होता है, आपको नहीं। मैं 3-4 दिन तक सोया नहीं था, खूब दारू पी रहा था उस समय पे कि यार नवीन सर से झगड़ा हुआ तो हुआ क्यों, और अगर हुआ तो मैंने गुस्से में अमन को बोला क्यों। लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर मुझे साइन में पता चला कि वाह बहुत अच्छा किया मैंने बोला। अब तो मुझे पता चला कि 30-40 लाख रुपए भी सैलरी हो। अब मेरा सपना डायरेक्टली हो गया कि मुझे 20-22 लाख 25 लाख की सैलरी करनी है। मैं टीचरों के चापलूसी अच्छा कर सकता था, टीचरों के बीच में बैठता था, इतना मस्त मेरा फीडबैक आ रहा था बच्चों के बीच में। मतलब बच्चों के बीच में फीडबैक तो ऐसा था कि बच्चे पागल थे। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाता उनके लेवल पर ही जाके था, मुझे आता कुछ नहीं था, मैं रात भर पढ़ के जाता था और उनको NCERT का एक एक लाइन और एक एक शब्द पढ़ा दिया था और एक एक बच्चों को याद करा दिया था। उनके नंबर भी बहुत अच्छे आते थे उस समय पे। देन आफ्टर साइन मुझे पता चला कि 4-5 महीने में बंद होने वाला है। दीपक सर ने ही बताया। फिर दीपक सर ने मुझे कंसल्टेंट के नंबर दिए। उससे पहले मैं कंसल्टेंसी जानता तक नहीं था। कंसल्टेंट के नंबर दिए और कई सारे कंसल्टेंसी ग्रुप में ऐड किया। अगर आज मैं IIT JEE नीट कंसल्टेंसी में सक्सेस हुआ तो वो उन्हीं की एक देन है कि दीपक सर ने मुझे IIT JEE नीट कंसल्टेंसी में ग्रुप में मुझे ऐड किया, जहाँ पे मैंने वैकेंसी देखना शुरू किया। अब यह था 2019। सर 2017 में मैंने ट्यूशन पढ़ाया, 2018 में मैंने अवंती और मनीष गुप्ता के यहाँ पढ़ाया, 2019 तक मैं साइन में आ गया था और 2020 में मैं राजस्थान में पढ़ा करके जॉब को पैकअप करने लगा। तब तक आ गया कोरोना। अब कोरोना ने मुझे सिखाया कि लोगों को जॉब की ज़रूरत ज़्यादा है। एक काम करता हूँ, मैं कंसल्टेंसी भी खोलता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंसल्टेंसी का आइडिया निकाला, मैंने अपने जितने भी बड़े टीचर मेरे जानने वाले थे, मैंने सभी को कॉल किया और सभी ने मना कर दिया। एक तरफ से सभी ने मना कर दिया और मैं फाइनली, अब इस बीच में मैं 2 साल बहुत सारे फ्रॉड लोगों के पास पहुंचा। मैं पूरा नाम नहीं लूँगा लेकिन उनका आधा नाम लूँगा। कश्यप एज अ सेंटर हेड उन्होंने मेरे खूब पैसे लिए। मतलब 50,000 रुपये मुझे सैलरी दिलवाई कोरोना के टाइम पे और मुझसे 30,000 रुपये महीने लिए। इस टाइप के टीचर थे। और फिर मैं पहुंचा रेजोनेंस मुजफ्फरनगर। ये मेरे जीवन का आखिरी जॉब था एज अ टीचर। और मैंने वहाँ पे SIP प्रोग्राम के बारे में समझा। मतलब लगभग 2018, 19, 20 3 साल में मुझे मार्केट पूरा अच्छे से समझ में आ गया। 2021-22 में मैंने SIP के बारे में समझा, मैंने कंसल्टेंसी के बारे में समझा। 2021 में मैंने अपनी कंसल्टेंसी डाली। कंसल्टेंसी डालने के बाद फिर क्या हो रहा था कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, मेरे पास टीचर नहीं आ रहे थे। तो भगवान ने एक दूत को भेजा मेरे पास जिसको बोलते हैं हरिओम कंसल्टेंसी। कोटा के रहने वाले हैं, मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूँ, हो सकता है, बट शायद उनका नाम हरिओम कंसल्टेंसी था। उन्होंने अपने यहाँ काम कर रही एक लड़की से लिखवाया मेरे लिंक्डइन के मैसेज पे, पोस्ट पे, कि ये लड़कियों को छेड़ता है। अबे ये क्या है? लेकिन उनके एक स्टेटमेंट ने मेरे फॉलोअर्स को 100 से सीधे 1,500 कर दिया। मेरे लिंक्डइन के फॉलोअर बढ़ गए, मेरे टेलीग्राम के फॉलोअर बढ़ गए। मतलब एक लोगों को क्या चाहिए कंसल्टेंट है जो लड़कियों को छेड़ता है। मैंने कहा यार, मैं फिर हरिओम सर को कॉल किया। मैंने कहा क्या सर क्या बोल रहे हो? बोला अरे नहीं, वो मेरे यहाँ काम ही नहीं करती, पहले काम करती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पता है आपके यहाँ काम करती है। फिर उन्होंने मुझे धमकाया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें यह कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। और मैं ये सब कुछ पब्लिकली ये चीज़ बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने फेसबुक से मेरा फ़ोटो कहीं से उठाया और उस फोटो को मेरे पास भेजा कि यही हो ना तुम। मेरे को थोड़ा सा लगा धक्का कि यार अभी तक तो मेरा चेहरा तो लोग जानते नहीं थे मार्केट में, क्योंकि मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं जानता था। और मेरे साथ कोई टीचर भी नहीं जानता था, क्योंकि मैंने नंबर बदल के कंसल्टेंसी का काम शुरू किया था। मुझे इतना आइडिया था कि जैसे ही एज अ कंसल्टेंट मैं फेमस हो जाऊँगा, मुझे जॉब मिलना मार्केट से बंद हो जाएगा। और हुआ भी यही। फाइनली मैंने अपना चेहरा को भी 2021-22 तक जाते आते 2022 में मैंने रिवील कर दिया। 2022 से मैंने SIP ली, बहुत सारे टीचरों से बात किया। अब एक चीज़ याद रखना, कुत्ते को कभी घी नहीं पसती। अब माफ़ कीजिएगा, मैं किसके सिंबल में यूज़ कर रहा हूँ, मैं उनसे अभी माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे एक डायलॉग है कि कुत्ते के मुँह में घी नहीं पसती, लेकिन कुत्ता होता बहुत वफादार है। तो क्या था कि कुछ मार्केट के बहुत बड़े टीचर थे, उनका नाम लेना उचित नहीं है, तो उन्होंने मुझे कॉल कर करके बोला था कि SIP तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है, और तुम्हारे बाप ने कभी किया था क्या, ब्ला 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 ब्ला। मैंने SIP शुरू की पुरंजय सर के साथ। फाइनली मुझे सपोर्ट मिला पुरंजय सर का, जो कि अभी आकाश में एज अ बॉटनी HOD हैं। उन्होंने 3 महीने 4 महीने मेरे साथ काम किया और पहले SIP भी 4 महीने में हमें नहीं मिला। फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया और चले गए वो जॉब पे। उसके बाद फिर मुझे पहला SIP मिलता है और आज के डेट में मेरे पास 50 SIP है। देन आफ्टर कंसल्टेंसी का भी काम धीरे धीरे चला और पहले 1 साल में मैंने मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए ही कमाए। उससे ज़्यादा मैं पूरे साल में नहीं कमा पाया, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन गलत थी कंसल्टेंसी को लेकर के।
देन आफ्टर मेरी कंसल्टेंसी में 50-60 लाख 80 लाख रुपए का टर्नओवर होना शुरू हुआ। फिर बीच में अभी 8 महीने 9 महीने पहले टीचर कंसल्टेंसी को लेकर डाउनफॉल आया, तो फिर मैंने मेडिकल कंसल्टेंसी डाली और उसके बाद फिर मैं आईटी कंसल्टेंसी में भी आ गया, मैं स्कूल कंसल्टेंसी में भी आ गया, बीडीएम और एचआर कंसल्टेंसी में भी आ गया। तो मुझे इतना पता चल गया कि IIT JEE नीट कंसल्टेंसी इस दुनिया की सबसे छोटी मार्केट है। यहाँ पे आप नहीं कमा सकते, यहाँ पे कमाने का अपना एक लिमिटेशन है। मेडिकल कंसल्टेंसी और बाकी कंसल्टेंसी बहुत बड़ी मार्केट है। और यहाँ पे आने का श्रेय अगर मैं देना चाहूँ तो मैं एक पर्सन को दूंगा जिसका नाम है कुरुक्षेत्र कंसल्टेंसी। उन्होंने मुझे ब्लैकलिस्ट किया, फ्रॉड बोला, हर जगह उन्होंने किया, तो लोग मुझे जानने लगे क्योंकि उनको लोग जानते थे, उनके फॉलोअर्स मेरे से ज़्यादा थे। तो मेरे फॉलोअर्स 2000 से बढ़ के 7000 पे अगर आज क्रेडिट है लिंक्डइन पे, और मेरी 1.5 लाख ग्रुप में मेरे फेसबुक पे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वह कुरुक्षेत्र कंसल्टेंसी, प्रमोद सर शायद नाम है उनका, लखनऊ के, उन्हीं को जाता है। मैं कभी अगर वो मिलेंगे तो मैं झुककर उन्हें प्रणाम जरूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरीके से फेमस किया। फ्रॉड अभिषेक दुबे इज़ अ फ्रॉड कंसल्टेंट, अभिषेक दुबे इज़ हियर, अभिषेक दुबे इज़ वह, तो जिसकी वजह से मुझे फेमस मिला। और उसके बाद एक आया नीरव कंसल्टेंसी, अभी 1 हफ्ते पहले मेरे लाइफ में। उन्होंने क्या किया कि मुझे जान से मारने की धमकी दी और बोला कि यह फलाना जो वैकेंसी है वो फ्रॉड है। मैंने तुरंत वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे, जिस पे मैंने उस कोचिंग का नाम विथ उसके व्हाट्सअप मैंने उसमें शेयर किया। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मुझे 30-40 टीचरों ने पैसे नहीं दिए थे आज के 1.5 साल 2 साल 3 साल पहले, उन्होंने कॉल करके मुझे पैसे दिए। एंड फाइनली अब मेरा टारगेट IIT JEE नीट कंसल्टेंसी में है कि मैं यहाँ पे कंसल्टेंसी फीस 7 दिन की कर दूंगा, और मेरा अपना टारगेट है कि मैं 100 करोड़ पे जाऊँगा। अब मुझे कोई भौकाली बोलना है भौकाली बोले, कोई झूठा बोलना है झूठा बोले, मैं ये सब कुछ फेस करके आया हूँ पीछे से। ये सब कुछ जब मैं 2 लाख नहीं कमाता था तो भी मैंने यह टर्म सुना है, और आज 80 तक पहुँच गया हूँ, 100 पे जाना है तो भी यह टर्म सुनने के लिए। उस समय मैं रेडी नहीं था मेंटली, आज मैं रेडी हूँ। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक काम कहना चाहता हूँ सर, अगर आपको कोई मौका मिल रहा है तो उसको ग्रैब करना सीखो। नहीं पता आपको कि आपके जीवन में भगवान ने आपके लिए क्या लिखा है। 10,000 पे 2017 में नौकरी करने वाला यह लड़का आज 2024 में अपने घर पर लगभग 30 से 50 स्टाफ को रखा हुआ है, जिनमें हर एक की सैलरी मिनिमम 6,000 है। 2 से 2.5 लाख रुपए मैं आज सैलरी देता हूँ और मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं आज 100 करोड़ के सपने देखता हूँ, अपने स्कूल के बारे में सोचता हूँ, बाकी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। तो उसका एक ही रीज़न है कि मुझे जब जो मौका मिला मैंने उसको ग्रैब किया। मेडिकल कॉलेज को छोड़ने का जो डिसीजन था उस पर मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, आज भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगा, पास्ट में भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले टाइम ही नहीं था कि मैं उसके बारे में सोचूं, और आज इतना पैसा है कि मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट। मैं कम से कम आज आम आदमी हूँ, कम से कम आम आदमी हूँ। मैं बिलो पॉवर्टी लाइन था, कम से कम पॉवर्टी लाइन से ऊपर हूँ। थैंक यू।